हड़प्पा सभ्यता, जिसे भारत की प्राचीनतम शहरी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, इसने न केवल प्राचीन काल में एक विकसित शहरी सभ्यता का निर्माण किया, बल्कि वर्तमान सभ्यता को शहरीकरण के नए आयाम भी सिखाए। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में हड़प्पा स्थलों को समझेंगे और उनकी विशेषताओं को जानेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम यह देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग की आज की क्लास रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात जानेंगे। आगे हम देखेंगे कि वह कौन से महत्वपूर्ण स्थल है जो उत्तर प्रदेश में है और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की, जो कि ज़रूरी है और जनरली एग्जामिनेशंस में पूछी भी जाती रहती है। यदि हम लोग आगे देखें तो हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलता है, जिसकी संभावना है कि इस प्रकार का ही एक प्रश्न आप लोगों से आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा। तो क्लास उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए प्रश्न भी उत्तर प्रदेश पे ही केंद्रित रहेगा। प्रश्न में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को समझाते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि आपको विस्तार भी पता हो, उनकी विशेषताएं भी पता हो और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र इससे संबंधित हैं ये भी आप जानते हो। हालांकि यह सभी जो प्रश्न में बातें पूछी गई हैं, इनको हल करने के लिए आप लोग को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ज़रूरी है कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक बात को अच्छे से जाने समझें। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ लेते हैं और हमारी वीडियो को और कंटेंट को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात हड़प्पा कालीन उत्तर प्रदेश की गई है। कुछ बातें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बताई गई है। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं पे खड़ा हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं तो सिंधु घाटी नाम क्यों आ रहा है। तो दरअसल जो हड़प्पा सभ्यता है इसको अनेक नामों से जाना जाता है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आप लोग को यही भी देना चाहूँगा। अब इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जब उत्खनन हुए, जो खुदाई का कार्य हुआ, यह हड़प्पा नामक जगह पे हुआ। इसी वजह से इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति कह दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ कि जो जो अवशेष यहाँ से मिले, अब उनसे सिमिलर जो भी अवशेष अलग अलग स्थलों पर मिलते चले गए, उन सभी लोगों को हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के रूप में जोड़ दिया गया और अब उन सभी को ही पढ़ा जाता है। हालांकि एक गौर देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक लोगों को पता ही नहीं था कि भाई भारत में हड़प्पा जैसी कोई संस्कृति भी थी, क्योंकि सभी लोग यही मानते थे कि भारत का जो इतिहास है वह प्राचीन काल में आर्य संस्कृति से ही शुरू होता है और वहीं से माना जाता है। हालांकि उन लोग का जो कल्चर था काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट अपने आप में है, वे लोग प्रकृति से ही संबंधित थे मुख्य रूप से। बट अब पाषाण काल और आर्यों के बीच में अचानक से ड्रिफ्ट करते हुए हड़प्पा संस्कृति की एंट्री होना अपने आप में खास पहलू दिखाती है। यदि आप लोग क्रोनोलॉजी समझेंगे तो आपको खुद अजीब लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मनुष्य एक समय में पत्थर से जीवन जी रहा था, प्रकृति में जी रहा था, अचानक से शहरीकरण में पहुंच गया, फिर वापस से प्रकृति पे आ गया। ये कैसे हुआ था? जनरली सोचने वाली बात है ना। तो वही सब बातों के प्रश्न उठते हैं और इसीलिए हड़प्पा संस्कृति को सिंधु घाटी की सभ्यता कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं वह सभी सिंधु नदी के आसपास ही मिले हैं। तो ऐसा माना जाता था कि प्राचीन काल में जो भी जनजीवन था वह मुख्य रूप से नदियों के समीप ही हुआ करता था। तो उस समय जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वह हड़प्पा संस्कृति में रहते हुए, इसके स्थलों में रहते हुए वहाँ सिंधु नदी से जल प्राप्त किया करते थे। ठीक, तो ये इसका महत्वपूर्ण नाम। अगर कालखंड समझे तो अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। कई लोग इसको अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। हालांकि जो टर्म हम आपको दिखा रहे हैं ये है एनसीईआरटी से लिया हुआ है। एनसीईआरटी यह मानती है। ठीक है, तो हम लोग भी जरूरी है कि यही माने, क्योंकि एनसीईआरटी की वैधता सबसे अधिक होती है। इतनी बात क्लियर। तो ऐसा माना जाता है कि 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। हालांकि ये बात आप लोग को हमेशा ही ध्यान रखनी है कि ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई संस्कृति अचानक से आएगी और अचानक से खत्म हो जाएगी, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई एक समय पर 1000 ईसा पूर्व में ये आए और उसके बाद लगभग ईसा की सदी तक आते आते वह पूरी तरह से खत्म हो गए। नहीं, हर एक चीज़ धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे वह आएगी और धीरे धीरे खत्म हो गई। जनरली टर्म ऐसे होता है ना, सुबह सुबह हम देखते हैं कि सूर्य उदय होता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आना शुरू होता है, फिर उसका प्रकाश इतना अधिक हो जाता है कि आप लोग धूप में नहीं खड़े हो पाते आजकल, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शाम के समय धीरे धीरे वह प्रकाश मंद हो जाता है और एक समय बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। तो ये भी इसी प्रकार है कि एक समय ऐसा होगा कि धीरे 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 संस्कृति पनपना शुरू होगी, फिर एक समय ऐसा आएगा परिपक्व अवस्था पहुंचेगी और उसके बाद एक समय वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। हालांकि जो हमारे रिसर्चर्स थे उन लोगों ने जब हड़प्पा संस्कृति से संबंधित क्षेत्रों का उत्खनन शुरू किया और चीज़ों को ढूंढा, तो पहले तो हड़प्पा जगह पे ही सारे कार्य हुए, लेकिन उसके बाद जब जहाँ जहाँ पे सिमिलर चीज़ें मिलती गई तो उसके आधार पर यह माना गया कि इसका विकास काफ़ी अधिक था। यानी कि अपने आप में समझने वाली बात है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में यह संस्कृति फैली हुई थी। अब इतने बड़े क्षेत्र में कोई संस्कृति फैली हुई तो यहाँ भी यह प्रश्न है कि कैसे अचानक से वह उठी और कैसे अचानक से गिर गई, यह संभव नहीं है। तो बनी रहेगी, धीरे धीरे शुरुआत हुई थी उसकी पाषाण काल में और बाद
में देखते हैं कि आर्यों के आने के बावजूद वो बने हुए थे वह लोग और उसी प्रकार से जीवन जी रहे थे। अगर हम उत्तर से दक्षिण समझे इसका विकास कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें पता लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी इसके कुछ स्थल मिले हैं, यानी कि लोग वहाँ भी रहा करते थे, और नर्मदा नदी के मुहाने तक इसके जो भी अवशेष हैं वह खोजे गए हैं। तो यह उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार माना जाता है। हालांकि पूर्व से पश्चिम इसका जो विस्तार है वह बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर के उत्तर पूर्व में मेरठ तक का क्षेत्र इसने कवर किया हुआ है। तो मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो इसको माना जाता है कि यह हड़प्पा संस्कृति की पूर्वोत्तर सीमा है, यानी कि सबसे पूर्वी सीमा जो हो सकती है, पूर्वोत्तम, वही यह सीमा है। बात क्लियर है आप लोग को? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र यहाँ पर कैसे कैसे संबंधित है, उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार। इतनी बात क्लियर है। आप जान गए कि कहाँ इसका उत्तरतम क्षेत्र है, कहाँ इसका दक्षिणतम क्षेत्र है, और साथ साथ में यह इसका पश्चिमतम और यह पूर्वतम क्षेत्र इसका है। आप लोग को नोट डाउन करना जरूरी है, ठीक। तो कुछ बेसिक बातें ये हमने कर ली है, थोड़ी सी कुछ और बेसिक बातें इसी संस्कृति से संबंधित कर लेते हैं। जैसे कि इस संस्कृति को जो हिस्टोरियन हमारे वह लोग डिवाइड करते हैं आदि ऐतिहासिक काल में। अब मैं आप लोग को पहले ही बता चुका था, जब हम लोगों ने हिस्ट्री शुरू की थी, सबसे पहला क्लास लिया था सोर्सेज का, तो वहाँ पे आपको मैंने हर बात बताई थी कि हिस्ट्री को जनरली हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो होता है उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा काल होता है उसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, और उसके बाद एक्चुअल में ऐतिहासिक काल या इतिहास हम लोग का जो जर्नल है, जो मुख्य है, वह शुरू हो जाता है। विभाजन किस प्रकार हुआ ये आपको को बता देता मैंने। इंसान का जीवन सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पे ही आधारित है, यानी कि जमीन खोदेंगे कुछ मिलेगा तो ही जानकारी प्राप्त होगी। कुछ भी लिखा नहीं गया, ना ही कुछ ऐसा था जिसको पढ़ करके उस समय समझ लिया जाता। तो इसलिए क्या हुआ कि जब कुछ भी लिखा ही नहीं गया, कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ इंसान का जो जीवन था वह ऐसी चीज़ों से समझा जा रहा है, जब उत्खनन में चीज़ें मिल रही तो प्रागैतिहासिक काल में डाल देंगे उसको। औजार, आभूषण, रहन सहन का तरीका इत्यादि इत्यादि। उसके बाद एक ऐसा इंसान भी आया संस्कृति में जिसने चीज़ें बनाई, उत्खनन सामग्री मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही उसने कुछ लिखा भी है। ये लोग लिख करके चले गए अलग अलग चीज़ें, लेकिन इसकी खास बात यह है कि उन्होंने जो लिखा है वो आज तक नहीं पढ़ा गया, यानी कि अब तक कोई इतना बड़ा विद्वान हुआ ही नहीं जिसने हड़प्पा संस्कृति के द्वारा लिखी गई बातों को डिकोड कर लिया हो। तो पहली संस्कृति वो जहाँ कुछ नहीं लिखा गया, दूसरी वो जहाँ लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, और तीसरी वो जहाँ आपको खुदाई करने के बावजूद साक्ष्य मिलेंगे, साथ साथ लिखा भी गया है, उसको पढ़ा भी गया है, और उसी के आधार पर पूरा इतिहास तैयार किया गया है। तो ये हम लोग का हिस्ट्री का डिवीजन इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल कहलाती है। इसी के साथ हमें पता लगे कि हड़प्पा संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति और कांस्य युगीन संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। अब 2 नाम एक साथ में, एक तरफ कह रहे हैं कि तांबे वाली संस्कृति थी जो पत्थर से जुड़ी हुई थी, वहीं आप इसको कह रहे हैं कांस्य वाली संस्कृति भी थी, यानी कांसा भी ये लोग यूज करते थे। क्यों कह रहे हैं ऐसा, तो समझते हैं। तो हमें पता लगेगा कि जब हड़प्पा संस्कृति की शुरुआत हुई तो ये लोग पत्थर के साथ तांबे को इस्तेमाल करके इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। यानी कि पत्थर तांबा जोड़ा, कुछ बनाया और जीवन में दिनचर्या में यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये लोग विकसित होंगे और तांबे को ये टीन के साथ मिला देंगे, जिसके बाद कांस्य बन जाएगा, और कांस्य युगीन संस्कृति हड़प्पा संस्कृति कहलाने लगेगी। बात क्लियर है? तो ये इसी संस्कृति के अन्य नाम है, ठीक है। हालांकि एक मुख्य बात यह है कि इसको दक्षिण एशिया की पहली संस्कृति माना जाता है, पहली शहरी सभ्यता या शहरी संस्कृति कहा भी जाता है इसको, ठीक है। तो एशिया में, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में मुख्य रूप से इसको प्राथमिकता दी जाती है सभी मामलों में। हालांकि भारत की तो यह पहली संस्कृति है ही, ये हम जनरली पढ़ते रहते हैं। बात क्लियर इतनी? ओके। तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हड़प्पा संस्कृति से संबंधित, और इसको किस किस रूप में जाना जाता है ये बातें आप लोग को मैंने बता दी है। तो आगे की बात करते हैं, हम लोग चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हड़प्पा से संबंधित हैं। हालांकि क्षेत्र इसका बहुत ज़्यादा बड़ा था, ये तो हम जानते हैं, समझते हैं, बढ़िया क्लियर है हम लोग को। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ इन लोग की भूमिका रही, तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल आलमगीरपुर जो मेरठ में है, ये नाम आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल अगर हम देखें तो हुलास है, यानी कि जो सहारनपुर में है, ठीक है। इसके बाद तीसरा स्थल जो हम लोग देख रहे हैं वह मांडी है, जो मुजफ्फरनगर में है, वर्तमान मुजफ्फरनगर में, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के ये तीनों स्थल अपने आप में बहुत ज़्यादा खास हैं और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ से हड़प्पा संस्कृति से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ और स्थल भी उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जहाँ से हड़प्पा संस्कृति के जो भी अवशेष हैं वो प्राप्त हुए, जैसे कि बागपत क्षेत्र में वड़गांव और सनोली नामक जगह है, यहाँ से मिले, काफ़ी कम मात्रा में मिले हैं। इसके अलावा
हम देखते हैं कि मानपुरा और भटपुरा कहाँ है, बुलंदशहर में, यहाँ से भी साक्ष्य मिले, और शामली में कैराना नामक जगह है, यहाँ से भी अनेकों अनेक साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से जो सिमिलर है। तो जनरली जो हमारे ऐतिहासिककार होते हैं वह क्या करते हैं, इतिहासकार देखते हैं कि चीज़ें किससे सिमिलर हैं, जिस काल से संस्कृति से मैच करती है वो कहते हैं कि यह भी इसी से ही संबंधित है, यह स्थान इसी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हालांकि वर्तमान में जो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हैं वह कुछ इस प्रकार से देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये महत्वपूर्ण सभी स्थल हैं जो आप लोग को पता होना चाहिए, और आप लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली एग्जाम बचते नहीं है हड़प्पा संस्कृति से, है ना, जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और अभी हम देख रहे हैं कि पहली बार ही यह परीक्षा हो रही है, तो आप लोग को यह सभी जानकारियां होनी चाहिए। इतनी क्लियर बात है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 अधिक महत्व रखते हैं, तो इसलिए इन पर थोड़ा विस्तृत चर्चा करना जरूरी है। तो समझते हैं इन तीनों क्षेत्रों को बारी बारी से। जैसे कि हम लोग पहला क्षेत्र यहाँ देखते हैं, आलमगीरपुर की बात की गई, तो क्या बता रहे हैं कि यह इसका सबसे पूर्वी क्षेत्र है, मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बता रहे हैं कि यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है, यानी कि हम देख रहे हैं कि उस समय के जो लोग थे वह सिंधु नदी से तो संबंधित थे, साथ ही हिंडन नदी से भी संबंधित थे। हालांकि पता नहीं कि उस समय हिंडन नदी बहती थी या नहीं, लेकिन अभी तो वो है। ठीक है, सिंधु नदी अभी भी मौजूद है, हम सभी लोग समझते जानते हैं। तो आज का जो यह स्थल है यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर हमें यह भी पता लग रहा है कि इस स्थल का जो उत्खनन कार्य था यह यज्ञदत्त शर्मा नाम के एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था, और वर्ष 1958 में कार्य किया गया था। तो जब यह कार्य यहाँ पर हुआ, चीज़ों को खोदा गया, तो ही पता लगा कि अच्छा यह क्षेत्र भी संबंधित है हड़प्पा सभ्यता से, ये तो पता ही नहीं था। मैं आपको बता चुका हूँ ना कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक लोगों को नहीं पता था। जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल खोजे गए, कब खोजे गए थे, 1921 में पहली बार यह कार्य हुआ। आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी प्रमुख व्यक्ति हैं इस संस्कृति के, जिन्होंने अलग अलग स्थलों पे उत्खनन कार्य किए, और उसके बाद इन्होंने प्रमाणिकता दी हड़प्पा संस्कृति को, माना कि ऐसी एक विकसित सभ्यता उस समय भी रही थी। आगे यहाँ पता लग रहा है कि भाई यहाँ जो क्षेत्रों में उत्खनन किए गए वहाँ से मृदभांड और मनके मिले हैं, यानी कि मिट्टी से बने हुए बर्तन, और अनेकों मोती मिले हैं जिनका प्रयोग मालाओं में किया जाता था। बात क्लियर है। ठीक है, साथ ही हमें यह भी पता लग रहा है कि इस स्थल पे जो भी कार्य हुआ उसमें मिले हैं एक गर्त में रोटी के बेलने की चौकियाँ। ठीक है, तो जिस प्रकार उस समय के लोग रोटी को बेला करते थे, तो उनके लिए जिन चीज़ों का प्रयोग करते थे वह मिली है, साथ साथ कटोरी के टुकड़े भी इस स्थल से मिल गए हैं। यहाँ हमें यह भी पता लग रहा है कि इस स्थल को परशुराम का खेड़ा कहा जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए, और प्रीलिम्स में आपसे कभी भी यह बात पूछी जा सकती है। तो परशुराम का खेड़ा आप लोग को पता होना चाहिए, और यूपी का जो एग्जाम होता है प्री का ना, वो बहुत अधिक फैक्ट बेस्ड होता है। ठीक, आगे हमें यही पता लग रहा है कि यहाँ से कोई भी मोहर नहीं मिली है। जनरली हड़प्पा संस्कृति जो है, इन लोगों ने बहुत सारी मोहरें बनाई थी जो अलग अलग स्थलों से मिलती है, और हम मानते हैं कि भाई ये हड़प्पा संस्कृति की मोहरें हैं। लेकिन यह मेरठ का ऐसा स्थल है जहाँ से हमें पता लग रहा है कि एक भी मोहर नहीं मिली है, और यह इसकी एक खास विशेषता है। जनरली आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ से मोहर मिली है या नहीं मिली, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, जाना नहीं है, समझा नहीं है, तो उनको नहीं पता होगा, लेकिन आप लोग देख रहे हैं तो आपको यह फैक्ट भी क्लियर हो जाएगा। आगे हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन पर मोर, गिलहरी आदि के चित्र बने हुए हैं, साथ साथ कुछ लिपि भी लिखी हुई है। यानी कि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वह क्या जानते थे, वह बर्तन बनाना जानते थे मिट्टी के। हालांकि उन लोगों ने डिजाइनिंग भी शुरू कर दी थी, वह अलग अलग जीवों को उकेर रहे थे और अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जिस समय वे लोग इस पे मोर, गिलहरी इत्यादि इत्यादि अन्य जीवों की आकृति बना रहे थे, तो साथ साथ कुछ लिख भी दिया करते थे। हम लोग आज भी तो देखते हैं ना, ये सेम चीज़ें होती हैं। जैसे कि कोई भी ब्रांड है, बड़े से बड़ा या छोटे छोटा ब्रांड देख लीजिए, बट अगर उसने कुछ बनाया है तो ऐसी स्थिति में वह अपनी कंपनी का मार्क जरूर देते हैं। तो ये लोग भी वही काम कर रहे हैं, अपने अनुसार ये लोग डिजाइन दे रहे हैं, जीव बना रहे हैं, साथ साथ कुछ लिख भी दे रहे हैं, जिससे कि आज हम उन चीज़ों को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिसके आधार पर हम समझ जा रहे हैं कि इस संस्कृति के लोग लेखन कला से भी परिचित थे और लिखना, पढ़ना, जानना समझते थे। हालांकि इन्होंने जो लिखा और जो इनकी बातें थी यह इनके साथ ही चली गई, आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया उसको। बात क्लियर है? ओके, तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आगे चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के दूसरे स्थल पे, जो हमें बता रहा है हुलास के बारे में। सहारनपुर तक चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वैसे आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया हो तो आपको पता लगा हो कि जितने भी महत्वपूर्ण स्थल जो हम देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, यह इसके पश्चिमी क्षेत्र में है। यानी कि हड़प्पा संस्कृति इसके पूर्वी क्षेत्र तक विस्तारित नहीं थी, मुख्य रूप से पश्चिमी क्षेत्र पर ही केंद्रित थी। यहाँ हमें पता लग रहा है कि जो हुलास नाम का क्षेत्र है, यहाँ से मृदभांड मिले हैं। ठीक है, और ऐसा माना गया कि भाई जो मृदभांड है ये हड़प्पा संस्कृति के अन्य स्थलों से मिले जुले हैं। साथ साथ चीनी मिट्टी के मनके मिल रहे हैं, क्योंकि एक मजबूत पत्थर होता है तो इसलिए उसका प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक, यहाँ पर बता रहे हैं कि चूड़ियाँ का प्रयोग करते थे ये लोग, इसलिए हमें मिल रही हैं।
मृद भांड बना ही रहे, साथ साथ खिलौना गाड़ी वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें बनाते थे। हम लोगों ने जब मेन मुख्य रूप से हिस्ट्री को पढ़ा तो हमने देखा कि मूर्तियाँ निकली हैं, ठीक है। टेराकोटा फिगरिन आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है इसी मामले में, और हड़प्पा संस्कृति की जो नर्तकी की प्रतिमा है छोटी सी, है ना, वो आज भी म्यूजियम्स में रखी हुई है, और हम लोग जर्नली सर्च करते हैं तो उसकी फ़ोटोज़ हमें देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी बनी हुई है वो, ठीक है। तो उस संस्कृति के लोग जानते थे कि कैसे कैसे पशुओं को डिज़ाइन करना है, बच्चों के खेलने के लिए गाड़ियाँ बनानी है, तो ये मनोरंजन के लिए जनरली यूज़ हम आज भी करते हैं, वह लोग भी करते थे। बस थोड़ी तकनीक अलग थी, ये लोग मुख्य रूप से मिट्टी की चीज़ें बनाते थे और हम लोग कैसी कैसी चीज़ें बनाते हैं, प्लास्टिक से बना लेते हैं, इसके अलावा अलग अलग मेटल से भी बना लेते हैं, ठीक। बताते हैं कि यहाँ से लिपि युक्त एक मोहर भी मिली है। मैं आपको बता चुका हूँ ना कि इस खाल की एक खास विशेषता है मोहर, जो अलग अलग स्थलों से मिली है। तो हालांकि मेरठ से नहीं मिली, लेकिन अनेक जगहों से मिली है और कुछ कुछ बातें उस पर लिखी हुई हैं। जैसे कि मोहर जो होती थी वो जनरली इसी टाइप की होती थी, कुछ लिख दिया, एक आकृति बना दी उसके ऊपर, ठीक। तो कोशिश करते थे कि वो अपना कल्चर उसमें स्थापित कर सके। हालांकि डिज़ाइंस तो काफ़ी हम लोगों ने समझ लिए, आकृतियाँ समझ ली हैं, बट लिखावट थोड़ी समझने में समस्या आई है। आगे हमें पता लगती है कुछ बातें मांडी संबंधित, मुजफ्फरनगर। तो बताते हैं यहाँ एक खेत की जुताई की जा रही थी। जनरली हम लोग करते हैं, भारत में एक कृषि प्रधान देश है, तो खेत की जुताई के दौरान अब कुछ कुछ चीज़ें ज़मीन से निकलने लगी, जिसके बाद फिर आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वह लोग वहाँ पहुँचे, फिर उन्होंने चीज़ों को जाना समझा। तो सोने के छल्ले मिले हैं यहाँ से, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े भी मिले हैं और ईंटें भी मिली हैं, ठीक है। उस समय, इतने पुराने समय में ईंटों का प्रयोग करना अपने आप में बहुत खास विशेषता है इस संस्कृति की, ठीक है। तो आप लोग को ये बात भी क्लियर, यहाँ यही पता लग रहा है कि मांडी से 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिले हैं। तो सोने के छल्ले जो उस समय यूज़ किए जाते थे वह भी अपने आप में विशिष्ट थे। हालांकि इसके अवशेष बहुत ज़्यादा अधिक नहीं मिले हैं, बट मांडी नामक जो जगह है वहाँ से चीज़ें मिली हैं। मृद भांड अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं क्योंकि ज़रूरी था। अगर हम समझते हैं तो हड़प्पा संस्कृति कृषि प्रधान संस्कृति थी, कृषि किया करते थे ये लोग, कृषि के साथ साथ वे लोग व्यापार भी करते, तो ज़रूरी था जो उत्पादन हो रहा है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको स्टोर किया जाए। और स्टोर कैसे कर सकते थे उस समय, मृद भांड बनाकर ही। आगे यहाँ पर पता लग रहा है कि मिट्टी के बर्तन तथा स्वर्ण छल्ले मांडी से मिले हैं, ठीक है। बात क्लियर आपको। तो जिस प्रकार के जो भी चीज़ यहाँ से मिली है, रिसर्चर्स ने माना है कि ये सभी हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती हैं और साम्यता रखती हैं और काफ़ी पुरानी। हम लोग कार्बन डेटिंग तकनीक का ही प्रयोग करते हैं इसके अंदर चीज़ों को समझने में, और उसके माध्यम से पता लग जाता है कि कितना पुराना है ये, ठीक है। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है इस काल की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो आप लोग को पता होना चाहिए। जर्नली स्थलों से संबंधित बातें तो हमने कर ली थी, अब हम यहाँ जरूरी है कि कुछ बातें वह भी समझ लें जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, और आपसे यदि एग्जाम में पूछी जाती है तो आप लोग बेझिझक उन सभी को लिख दें। जैसे कि इस काल में मनुष्य ने धातुओं का प्रयोग शुरू कर दिया था, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा पाषाण काल, तो पत्थरों पे ही जुड़ी हुई थी सब चीज़ें, पत्थरों के माध्यम से चल रही थी, लेकिन यहाँ का इंसान जो है वह धातुओं का प्रयोग शुरू कर देगा। शुरुआत होगी तांबे से, पहले तांबा प्रयोग करेंगे, फिर बाद में तांबे को टीन में मिला देंगे और उसके बाद ये लोग कांसा बना लेंगे, फिर संस्कृति कांस्य युगीन संस्कृति हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप लोग को क्लियर हो जाती है सारी की सारी। यहाँ पर आगे हमें पता लग रहा है कि इस संस्कृति की खास बात थी नगर नियोजन व्यवस्था। यहाँ का नगर नियोजन हम लोग समझे तो आज के जैसा ही था, यानी कि एक खास पैटर्न में पूरा का पूरा शहर ये लोग डिज़ाइन करते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ मन आया किसी ने कहीं भी घर बना दिया, नहीं, एक विशेष पैटर्न था और इस पैटर्न को मानते हैं कि यह पैटर्न ग्रिड था। ग्रिड पद्धति के आधार पर सारे कार्य यहाँ किए जाते थे। इसका मतलब क्या है कि आप लोग समकोण पे गलियों को मिलाएंगे, गलियों के साथ साथ जुड़ करके ही लोगों के घर इत्यादि इत्यादि स्थल सभी बने होंगे। और साथ साथ में ये देखने वाली बात है कि इसी पद्धति की खास विशेषता हम लोग आज प्रयोग कर रहे हैं। इसकी खास बात थी जब हवा चलती थी तो कूड़ा मिट्टी इत्यादि इत्यादि चीज़ें अपने आप ही साफ हो जाया करती थी। साथ साथ यहाँ देखने को मिलता है कि ये लोग जानते थे उस समय मैन होल्स के बारे में, जो हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं। इनको पता था कि मैन होल होते हैं, ये लोग इसका पानी को निकालने के लिए प्रयोग करते थे। घर के साथ साथ नाली बनी हुई थी, वो भी ग्रिड पद्धति में थी, और जो घर की पहली दीवार हुआ करती थी उसके साथ जोड़ करके ही नालियाँ बनाई जाती थी, जिसके माध्यम से पानी बाहर चला जाता था। बड़े बड़े अन्नागार स्नानागार मिले, यानी कि यहाँ लोग खाने को स्टोर करते थे, जो भी अनाज होता था उसको स्टोर कर रखते थे ताकि लंबे समय में कोई परेशानी ना हो। और यह भी माना जाता है कि धार्मिक महत्व हुआ करता था इस संस्कृति में, जिसकी वजह से बड़े बड़े स्नानागार बनाए गए और लोग सामूहिक रूप से धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होते थे और स्नान किया करते थे। स्नान हम सभी आज भी समझते हैं कि स्नान का विशेष महत्व है और अलग अलग समय पर स्नान के लिए लोग जाते हैं, श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। बात क्लियर है सारी है। तो ये खास विशेषताएं हैं हड़प्पा संस्कृति की, जो इतने पहले भी विकसित थी और लोग इतने ज़्यादा समझदार थे, इस प्रकार से ये लोग जीवन जिया करते थे।
इतनी बात क्लियर है तो कुछ और विशेषताओं को देख लेते हैं। जैसे कि पता लगता है कृषि आधारित व्यवस्था थी, यानी कि इस संस्कृति के लोग जो थे वो कृषि किया करते थे। हालांकि एक खास बात यह है कि चावल के अवशेष नहीं मानते, इतिहासकार मानते हैं कि इस संस्कृति के लोग चावल से परिचित नहीं थे। इसके अलावा बाकी चीज़ों से वो परिचित थे, क्योंकि कुछ कुछ जगह से अवशेष मिले हैं, टुकड़े मिले हैं उन चीज़ों के, तो इससे थोड़ा सा परहेज करते थे ये लोग, बाकी सभी चीज़ों का उत्पादन करते थे, कृषि करते थे। पशुपालन तो हमेशा से ही चल रहा था। हम देख रहे थे कि पाषाण काल के लोग भी कर रहे थे, आर्य भी करेंगे, और इसी प्रकार हड़प्पा संस्कृति के लोग भी अलग अलग पशुओं को पाला करते थे, जिसके माध्यम से वह मांस या फिर दूध इत्यादि इत्यादि ग्रहण किया करते थे। यहाँ पता लग रहा है कि ये लोग शिल्प के माध्यम में भी बहुत ज़्यादा परिपक्व थे, यानी कि जानते थे कि किस प्रकार से डिज़ाइंस वगैरह करना है, जो भी हम लोगों ने समझा मृत भांडों के मामले में। तकनीकी ज्ञान था इन लोग को, इसी वजह से तो इतना अच्छा शहर इन लोगों ने विकसित किया, एक पैटर्न पे बनाया। और देखते हैं कि इन लोग व्यापार भी करते थे ये लोग, तो व्यापार के लिए ज़रूरी है क्या किस माध्यम हो, जैसे कि नौकाएँ हों, बैलगाड़ियाँ हों, तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए आप लोग को तकनीकी ज्ञान होना ज़रूरी था। जिसके बाद आप लोग कहाँ तक, मेसोपोटामिया की संस्कृति तक चले जाते थे, वहाँ तक अपना सामान छोड़ के आते थे और वहाँ से लेके आया करते थे। जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन लोगों ने देखा है कि मेसोपोटामिया की जो संस्कृति थी वहाँ पे एक नाम मिला है उनको पता लगा है कि यहाँ के जो लोग थे वह मेलुआ नामक कोई जगह थी जिसके साथ वो ट्रेड किया करते थे। तो जो हमारे इतिहासकार उन्होंने माना है कि ये मेलुआ और कोई जगह नहीं, हड़प्पा संस्कृति के बारे में ही बात सारी हो रही है। ठीक है, तो ये इसका एंशिएंट नाम है, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी लंबा व्यापार रहा था इसका। कुछ खास उस समय के प्रोडक्ट्स जैसे कि लाजवर्द मणि, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों का और खाने पानी की चीज़ों का, इसके अलावा मोहरों का प्रचलन था। ठीक है, तो वह सभी कार्य ये लोग किया करते थे। ये बात खास है अपने आप में। तो मोहरें मिल रही हैं एक दूसरे की, एक जगह पे ट्रेड हो रहा है, खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, खिलौने वगैरह भी ये लोग पहुंचा रहे हैं। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान अपना विशेष थे, वृक्ष पूजा होती थी, पशु पूजा होती थी, यह सभी कार्य ये लोग करते थे उस समय। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, आसपास जीव भी बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं चीज़ें लग रही हैं कि ये लोग किया करते, चाहे पशु के रूप में ही पूजा करते थे, है ना। ऐसा मानते थे कि भाई पशुओं के यह देवता है तो ज़रूरी है इनको प्रसन्न रखा जाए, तो इसलिए यह कल्चर यहाँ शुरू हो गया था। वृक्षों की पूजा शुरुआत से चलेगी क्योंकि खाने पीने की चीज़ें मनुष्य को मिलने लगी करेगी। ठीक है, तो यह पता लगता है कि इस काल के अंदर इन लोगों ने मूर्ति निर्माण कला को विकसित किया था और इस प्रकार से ही निरंतर आगे बढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर मोहरें मिली हैं और लिपियाँ मिली हैं अलग अलग। तो मोहर बहुत बड़ी मात्रा में, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ है। ठीक है, और मृदभांड बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं, ये बात हम सभी लोगों ने लगातार जानी है। ठीक है, तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें हड़प्पा संस्कृति से संबंधित थी। हड़प्पा संस्कृति के वे महत्वपूर्ण स्थल जो उत्तर प्रदेश में हैं और किन मायनों में खास है, ये सभी बात आप लोग के साथ मैंने आज के इस वीडियो में की। उम्मीद करता हूँ यह जो पूरी सीरीज चल रही है आप लोग पसंद कर रहे होंगे, तो बाकी साथियों तक भी शेयर करें, अकेले अकेले ना पड़े। वीडियोज़ को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ज़रूर लाइक करें, बाकी साथियों तक भी शेयर करते रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।